सऊदी अरब एक टावर बनाने जा रहा है जो 2 किलोमीटर ऊंचा होगा, यानी 1.24 मील सीधा ऊपर की ओर। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इस टावर में 2 बार आ सकता है, फिर भी जगह बची रहेगी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पांचों को एक दूसरे पर रखें, तब भी ऊपर नहीं पहुंचेंगे। टाइप ए 101, जिसे एलेक्स हॉनोल्ड ने चढ़ा, 4 को एक दूसरे पर रखना होगा। और एलेक्स, अगर वो कभी राइस टावर पर चढ़ने का फैसला करता है, जब वो आखिरकार हकीकत बन जाएगा, तो उसे 6 घंटे से भी ज्यादा समय लगेगा और उसे इतनी तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा कि वे उसे कांच से अलग कर सकती हैं। हम यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। राइस टावर इमारत की अवधारणा को पूरी तरह बदल देगा और यह सच में काम कर सकता है। राइस टावर में आपका स्वागत है। ये मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना है। एक इमारत जो इतनी ऊंची होगी कि बादलों को चीर देगी, अलग मंजिलों पर अलग मौसम होगा और इसमें ऐसी तकनीक लगेगी जो इस पैमाने पर अभी साबित नहीं हुई है। ये या तो शहरी वास्तुकला का भविष्य है या फिर बाबेल के बाद से मानव घमंड का सबसे शानदार उदाहरण, शायद दोनों ही। राइस टावर। शुरू करने से पहले जान लें कि आज की वीडियो में बताई गई सारी बातें इमारत की प्रस्तावित योजनाओं पर आधारित सिर्फ अटकलें हैं। निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सब कहने के बाद चलिए शुरू करते हैं। राइस टावर का निर्माण रियाद, सऊदी अरब में प्रस्तावित है, जहां के प्रिंस पहले से जद्दा टावर बना रहे हैं, जो दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बनने वाली थी। निर्माण कार्य हाल ही में फिर से शुरू हुआ है, जो 2018 में सऊदी अरब में हुए राजनीतिक सफाए, फंडिंग की समस्याओं, राजनीतिक जटिलताओं और ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को रोकने वाली आम समस्याओं के कारण रुक गया था। तो जाहिर है इसका हल है कि इससे दोगुना ऊंचा कुछ बनाया जाए। टावर, ये अब तक की सबसे सऊदी चीज है। टावर में 50,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं और ये संख्या असल में बताती है कि ये कोई इमारत नहीं है, बल्कि एक तरह का वर्टिकल शहर है। इसमें रिहायशी यूनिट्स, दफ्तर, होटल, शॉपिंग सेंटर्स, कई पार्क्स, स्कूल, अस्पताल और खुद की आंतरिक परिवहन व्यवस्था होगी। क्योंकि जब आप 2 किलोमीटर ऊंचाई तक इमारत बना रहे हैं, तो सामान्य लिफ्टें काफी नहीं होंगी। आपको मैग्नेटिक लेविटेशन लिफ्टों की जरूरत पड़ेगी। इस इमारत की अनुमानित लागत करीब $5 बिलियन, संभवतः उससे भी ज्यादा है, पर पैसों की चर्चा बाद में करेंगे। पहले जानते हैं यह सैद्धांतिक रूप से कैसे संभव है। ऊंची इमारतों का इतिहास नामुमकिन लगने वाली समस्याओं को सुलझाने का इतिहास है। लंबे समय तक 150 मीटर से ऊंची इमारतें सिर्फ कल्पना थीं। बहुत सारी समस्याएं थीं, जैसे ये डर कि इमारत का वजन उसकी नींव को ही कुचल देगा या हवा उसे चीर कर बिखेर सकती है, और ये सच्चाई कि इसे संभव बनाने के लिए जरूरी सामग्री ही मौजूद नहीं थी। लेकिन चीजें बदलीं और निर्माणकर्ताओं ने स्टील का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर प्रबलित कंक्रीट का, और होशियार इंजीनियरों ने लिफ्ट का आविष्कार किया। हर नई खोज के साथ ऊंचाई की सीमा और बढ़ती गई। 1931 में 381 मीटर ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, 1973 में 417 मीटर ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 1998 में 452 मीटर ऊंचे पेट्रोनास टावर्स बने। और फिर 2010 में बुर्ज खलीफा ने 828 मीटर की ऊंचाई छू ली। वो सीमा इसलिए थी क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दबाव तेजी से बढ़ता है, जिससे निर्माण सामग्री भारी और अव्यावहारिक हो जाती है। ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचाने के लिए इतना दबाव चाहिए कि सामान्य पाइप फट सकते हैं। साथ ही ऊंची इमारतें हिलती भी हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो वे कठोर होकर तेज हवाओं में टहनी की तरह टूट जाती और इमारत गिर जाती। बुर्ज खलीफा का शीर्ष तेज हवाओं में 1.5 से 2 मीटर तक झूलता है, जो डरावना है। सोचिए, उससे भी दोगुने से ज्यादा ऊंची इमारत कैसी होगी। वह चोटी पर 3-4 मीटर तक झूल सकता है। इंजीनियरिंग टीम को श्रेय है, उन्होंने पहले ही यह सोच लिया था। राइस टावर के डिजाइन में ट्यून्ड मास डैम्पर नामक एक बड़ा पेंडुलम है, जो ऊपर हजारों टन वजन के साथ लटकाया जाता है। उम्मीद भी यही करनी चाहिए। यह इमारत का डैम्पर विपरीत दिशा में झूलकर झूलने का असर कम करता है। टाइप A1 ओवन में भी ऐसा ही 660 मीट्रिक टन की स्टील की गेंद है, जो 92वीं मंजिल से लटकती है। अगर हम सिर्फ गुणा करके देखें, तो इसका मतलब है कि राइस टावर का डैम्पर कहीं 3000 से 4000 टन तक वजनी हो सकता है, जो सचमुच एक छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग के बराबर है। मेरा मतलब है, इसमें आखिर गलत क्या हो सकता है? असल में बहुत कुछ गलत हो सकता है और हम जरूर उस पर भी बात करेंगे।
लेकिन सबसे पहले चलिए नींव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऊपर बनाने से पहले नीचे बनाना होता है। राइज टावर के लिए लगभग 100 मीटर गहरी नींव चाहिए। यह पहले ही जमीन के नीचे 30 मंजिला इमारत जितना है। नींव में एक बड़ी कंक्रीट चादर होगी, जिसे स्टील जाली से मजबूत कर सैकड़ों गहरे पाइल्स द्वारा बेडरॉक में बांधा जाएगा। कंक्रीट डालने में कई दिन लगेंगे और ये काम बिना रुके करना होगा, वरना कमजोर हिस्से बन सकते हैं। यह इतिहास के सबसे बड़े लगातार कंक्रीट डालने के कामों में से एक होगा, और यह बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर नींव कहीं भी असमान बैठ गई या कुछ सेंटीमीटर भी इधर उधर हो गई तो पूरा टावर पूरे 2 किलोमीटर ऊंचा झुकने लगेगा। और पीसा की झुकती मीनार की तरह यह आकर्षक नहीं लगेगा, यह एक आपदा होगी। आप सामान्य तरीके से 2 किलोमीटर ऊंचा टावर क्यों नहीं बना सकते? साधारण कंक्रीट और स्टील से 2 किलोमीटर ऊंचा टावर बनाना नामुमकिन है। उसका वजन संभालना मुश्किल होगा। निचली मंजिलों को इतना भार सहना होगा कि उनके कॉलम बहुत मोटे बनेंगे, जिससे वे सारी उपयोगी जगह घेर लेंगे। राइज टावर में अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इस्तेमाल होगा, जो सामान्य कंक्रीट से 5 गुना मजबूत है। लेकिन इसकी कमी यह है कि जहां सामान्य कंक्रीट की कीमत करीब $100 प्रति घन मीटर है, वहीं अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की कीमत लगभग $2000 प्रति घन मीटर है। राइज टावर को दिस सामग्री के कई लाख घन मीटर और साथ ही स्टील की भी जरूरत होगी। हम यहाँ एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए विकसित मिश्र धातुओं की बात कर रहे हैं। ये स्टील बिना मुड़े अत्यधिक दबाव सह सकती है और दशकों तक हवा के दबाव में नहीं थकती है, लेकिन इनकी कीमत सामान्य स्टील से करीब 5 गुना अधिक होती है। इन मजबूत मटेरियल्स के बावजूद टावर के बेस पर स्ट्रक्चरल कॉलम्स को बहुत विशाल होना पड़ता है, जैसे कि 5 मीटर व्यास के ठोस स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट के कोर, जो नींव से लेकर 300वीं मंजिल तक जाते हैं। अगर आपको लगता है मैंने 300 पर जोर देकर दिखाया कि वह टॉप के पास है, तो ऐसा नहीं है। टावर में कुल 678 मंजिलें होंगी, जो पागलपन है। लेकिन ये टावर का सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं है। 2 किलोमीटर ऊंचाई पर इसे अलग अलग ऊंचाइयों पर विभिन्न जलवायु क्षेत्र मिलेंगे। अब आमतौर पर रियाद में जमीन के स्तर पर गर्मियों में तापमान नियमित रूप से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। 2 किलोमीटर ऊपर तापमान 15 से 20 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर टावर प्लानिटरी बाउंड्री लेयर से गुजरेगा, जहां सतह का मौसम बनता है। इससे ऊपर पहुंचने पर परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ मामलों में शांत, कुछ में चरम। टावर के पास बादल बनेंगे। हम उन छोटे दृश्यों की बात नहीं कर रहे जहां आप बादलों को छू सकते हैं। हम कह रहे हैं कि यह इमारत शायद सचमुच बादलों को चीरती ऊपर जाएगी, जिससे बर्फ बनने की खास समस्या होती है। कुछ निश्चित ऊंचाई और तापमान पर बादलों में मौजूद नमी इमारत की सतह पर जम जाएगी, और जैसे जैसे वो जमा होती जाएगी, वो संरचना पर टनों वजन जोड़ देगी, जिससे वायुगतिकीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बर्फ की मोटी परतें 2000 मीटर ऊंचाई से गिर सकती हैं, जिससे कारों, लोगों और नीचे मौजूद हर चीज से बर्फ के रॉकेट टकराने जैसा खतरा है। इसलिए या तो बाहरी कांच को गर्म रखना होगा ताकि बर्फ न जमे, या इंजीनियर बर्फ प्रतिरोधी बाहरी आवरण बनाएंगे। अगर वे पहली विकल्प चुनते हैं तो इसका मतलब होगा बेहिसाब ऊर्जा खर्च करना। राइज टावर अपनी अधिकतम खपत पर लगभग 200 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करेगा। इतनी बिजली है कि 1,50,000 से 2 लाख लोगों वाले शहर को चलाया जा सकता है, जो ऊपरी मंजिलों को ढकने वाले सोलर पैनल, पवन टरबाइन और ग्रिड से मिलेगी। सोलर पैनल्स 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाने से वायुमंडलीय धुंध कम होती है, जिससे सोलर एफिशिएंसी बढ़ती है। करीब 2 लाख वर्ग मीटर फोटोवोल्टाइक पैनलों के बावजूद यह इमारत की कुल बिजली का सिर्फ 10% ही देगा। पवन टरबाइन लगाना थोड़ा मुश्किल है। इमारत की संरचना में टरबाइन शोर करती हैं, कंपन करती हैं और ज्यादा रखरखाव मांगती हैं। 2 किलोमीटर ऊंचाई पर हवा तेज रहती है, और अगर सब ठीक रहा तो नवीकरणीय स्रोत टावर की कुल बिजली का सिर्फ 20% देंगे। बाकी बिजली ग्रिड से मिलेगी। 80%। अब अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब के पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधन है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, तो ये तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये स्थिरता को लेकर सवाल जरूर उठाता है ना? जो इमारत 200 मेगावाट बिजली खर्च करती है, वह खुद को टिकाऊ नहीं कह सकती। साथ ही पानी वितरण भी एक समस्या है। एक सामान्य दिन में पानी के दबाव की प्रणालियां लगभग 100 मीटर तक ही अधिकतम काम करती हैं,
उससे आगे आपको बहुत सारे बूस्टर पंप्स की जरूरत होती है। समस्या हल करने के लिए राइज टावर में हर 50 मंजिल पर पंपिंग स्टेशन होंगे, जो अगले हिस्से तक पानी का दबाव बनाएंगे और अतिरिक्त पंप्स फेल होने की स्थिति में काम करेंगे। पाइप्स खुद भी बेहद मजबूत होने चाहिए, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा होने वाला है। इसका गणित कुछ ऐसा है। पानी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 2 किलोमीटर ऊंचाई पर पानी के स्तंभ के नीचे दबाव लगभग 200 बार होता है। यह 2900 पाउंड प्रति वर्ग इंच है, जिससे सामान्य पाइप्स फट जाएंगे। तो टावर में विशेष उच्च दबाव पाइपिंग का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। और फिर ये तथ्य है कि आपको अपशिष्ट जल को वापस नीचे लाना होता है, जिसे शुक्र है कि गुरुत्वाकर्षण संभाल लेता है। लेकिन इस इमारत की प्लम्बिंग प्रणाली अधिकांश छोटे शहरों की जल संरचना से भी अधिक जटिल होगी। अगर टावर को 50,000 लोगों को पानी देना है और हर व्यक्ति रोज 200 लीटर पानी लेता है, तो रोजाना 1 करोड़ लीटर पानी चाहिए। ये 10,000 टन पानी है, जिसे हर दिन ऊपर पंप करना और नीचे निकालना पड़ेगा। लिफ्ट, फायर एस्केप्स और 2 किलोमीटर ऊंचाई पर रहना कैसा लगेगा? जैसा बताया था, राइज टावर में सामान्य लिफ्टें उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि पारंपरिक लिफ्टें अधिकतम 500 से 600 मीटर तक ही जा सकती हैं। अगर इससे ऊंचाई बढ़ी तो लिफ्ट की केबल्स अपने वजन से टूट सकती हैं। इसलिए राइज टावर में कई तकनीकें मिलाकर इस्तेमाल होंगी। निचले हिस्सों में पारंपरिक केबल लिफ्टें होंगी, लेकिन उनमें स्टील की जगह अल्ट्रा मजबूत कार्बन फाइबर केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ऊपरी हिस्सों में मैग्नेटिक लेविटेशन लिफ्टें लगाई जाएंगी। ये वही तकनीक है जो मैगलेव ट्रेनों में भी है, जहां लिफ्ट का केबिन चुंबकीय क्षेत्रों से हवा में चलता है। ये थोड़ा डरावना है, क्योंकि ये तकनीक वास्तव में मौजूद है और पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन इसे कभी भी इतनी ऊंची इमारत में इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिफ्ट के शाफ्ट्स बिल्कुल सीधे हों, वरना छोटी गड़बड़ी भी चुंबकीय सिस्टम बंद कर सकती है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, इतनी ऊंची इमारत में किसी चीज को बिल्कुल सीधा रखना जो खुद हिलती रहती है, सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस इमारत में 200 लिफ्टें होंगी। फिर भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, जिसमें इंतजार और ट्रांसफर समय भी है। एक्सप्रेस लिफ्टें ज्यादातर मंजिलों को छोड़ देंगी और केवल स्काई लॉबीज पर रुकेंगी, जो ट्रांसफर पॉइंट्स हैं जहां आप लोकल लिफ्टों में बदल सकते हैं। यही सिस्टम बुर्ज खलीफा में भी इस्तेमाल होता है, बस यहां इसे और बड़ा कर दिया गया है। एक दिलचस्प बात है, लिफ्ट में सफर छोटे वर्टिकल हवाई जहाज जैसा होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर ऊपर हवा का दबाव लॉबी से 20% कम होगा। तेजी से ऊपर जाने पर कानों में समस्या हो सकती है, इसलिए लिफ्ट को प्रेशराइज किया जाएगा ताकि समुद्र तल जैसा दबाव रहे और ऊपर जाते समय दबाव धीरे धीरे बदले। अब बात करते हैं आग से सुरक्षा की। इतनी ऊंची इमारत में फायर ड्रिल और निकासी कैसे होती है? सामान्य इमारत में यह आसान होता है। स्प्रिंकलर, फायर डोर, सीढ़ियां और फायर फाइटर का हर मंजिल तक पहुंचना 2 किलोमीटर ऊंचे टावर में संभव नहीं। फायर फाइटिंग उपकरण 100 मीटर से ऊपर नहीं पहुंचते। स्प्रिंकलर के लिए ऊंचाई पर पानी का दबाव बड़ी समस्या है और 50,000 लोगों को 2 किलोमीटर सीढ़ियों से निकालना एक बुरा सपना है। आइए निकासी की स्थिति का गणित समझते हैं। मान लें लोग 1 मिनट में सीढ़ियों से 1 मंजिल नीचे जा सकते हैं। यह थोड़ा आशावादी है, क्योंकि लोग थक जाते हैं, घबरा जाते हैं और चलने में दिक्कत वाले सबको धीमा कर देते हैं। फिर भी मान लेते हैं 1 मंजिल प्रति मिनट। 678वीं मंजिल से जमीन तक पहुंचने में 678 मिनट या 11 घंटे लगेंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा। अधिकांश लोगों के लिए यह शारीरिक रूप से संभव नहीं है, खासकर कमजोरों के लिए। वैसे भी कौन 1 मंजिल प्रति मिनट चलता है? मैं तो 10 सेकंड में उतर सकता हूं और बिल्कुल ठीक रहूंगा। राइज टावर को हिस्सों में बांटकर हर हिस्सा अलग बिल्डिंग की तरह होगा, जिसमें खुद का फायर सप्रेशन, दबावयुक्त शरण मंजिलें और वेंटिलेशन होगा। अगर आग लगे तो प्रभावित हिस्सा सील किया जा सकता है। सिद्धांततः 150वीं मंजिल की आग 200वीं मंजिल पर असर नहीं डालेगी। यह कुछ ज्यादा ही उम्मीद पर टिका लगता है। हर हिस्से में रिफ्यूज फ्लोर होंगे, जो फायर प्रूफ जोन होंगे, जहां लोग बचाव के लिए रुक सकते हैं, और इन फ्लोर पर एयर सप्लाई, पानी और कम्युनिकेशन व्यवस्था होगी। ये 24 घंटे सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आप वहां सिर्फ नहीं बैठेंगे। ये मंजिलें आपातकालीन निकासी लिफ्टों के पिकअप पॉइंट हैं, जो खास अग्नि सुरक्षित लिफ्टें हैं और आपातकाल में भी चलती रहती हैं।
लोगों को बैचों में नीचे ले जाती हैं। असली योजना है कि आग ही न लगे, इसलिए इमारत में अत्याधुनिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाने की योजना है। हम ऐसे डिटेक्शन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो सेकंडों में आग का पता लगा लेते हैं, ऑटोमेटेड सप्रेशन सिस्टम्स जो तुरंत एक्टिवेट होते हैं और हर फ्लोर पर फायर रेसिस्टेंट मटेरियल्स की। मकसद है कि आग सिर्फ एक कमरे या अधिकतम एक फ्लोर तक सीमित रहे, लेकिन आग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतनी जटिल बिल्डिंग, कई सिस्टम्स और लोगों के साथ कुछ गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। अब जब हम टावर में रहने वालों की बात कर रहे हैं तो ये भी सोचें कि एक ही बिल्डिंग में 50,000 से ज्यादा लोग होंगे और वे सिर्फ वहां रहेंगे ही नहीं, वे वहां काम करेंगे, खरीदारी करेंगे, स्कूल भी जाएंगे। टावर को आत्मनिर्भर समुदाय की तरह डिजाइन किया गया है। सिद्धांत रूप में आप पूरी जिंदगी वहां बिता सकते हैं बिना बाहर जाए, जो डिस्टोपियन है। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या आप सच में ऐसा चाहेंगे? कुछ अध्ययनों में पाया गया कि ऊंची इमारतों की 30वीं मंजिल से ऊपर रहने वाले लोग ज्यादा चिंता और अकेलापन महसूस करते हैं। जमीन से कटे होने का असर लोगों पर पड़ता है। अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को ये पसंद आएगा, वहां के नजारे शानदार हैं। आप पृथ्वी की गोलाई देखेंगे, रात में तारे और भी चमकीले दिखेंगे, क्योंकि आप वायुमंडलीय व्यवधान के काफी हिस्से से ऊपर होंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त जमीन से अलग समय पर होंगे, जिससे आप सुबह सूरज को कुछ मिनट पहले और शाम को कुछ मिनट देर तक देख सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह भ्रमित करने वाला, यहां तक कि परेशान करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इंसान आसमान में रहने के लिए नहीं बने हैं और हमारा दिमाग यह जानता है, भले ही हम इसके बारे में सचेत रूप से न सोचें। डेवलपर्स ने इससे निपटने की योजनाएं बनाई हैं। टावर में पार्क, हरियाली व प्राकृतिक रोशनी होगी, लेकिन ये सब कृत्रिम है, असली प्रकृति नहीं। आप एक ऐसी मशीन में हैं जो प्रकृति की नकल कर रही है। 50,000 लोग अलग अलग आय, संस्कृति, भाषा और पृष्ठभूमि के साथ पास पास रहेंगे। ये या तो जीवंत विविध समुदाय बनाएगा या सामाजिक तनाव बढ़ाएगा, शायद दोनों ही होंगे। राइज टावर का बजट और आरओआई। अब राइज टावर का आधिकारिक बजट $5 बिलियन है, लेकिन यह लगभग निश्चित रूप से कम आंका गया है। मेगा प्रोजेक्ट्स अक्सर बजट से ज्यादा खर्च होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बुर्ज खलीफा की लागत 876 मिलियन थी, लेकिन आखिर में 1.5 बिलियन हो गई। जेद्दा टावर का 1.2 बिलियन बजट था, 7 साल रुका रहा और तय ऊंचाई के 1/3 तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन बजट लगभग खर्च हो गया। तो दुगनी ऊंची और कहीं ज्यादा जटिल इमारत के लिए $5 बिलियन सोचना बहुत आशावादी है। असली लागत शायद $20 बिलियन या उससे ज्यादा होगी। सवाल है कि पैसा कहां से आएगा? सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड मुख्य समर्थक है। यही वही फंड है जो नियॉन के पीछे है, वो भविष्यवादी सिटी प्रोजेक्ट जो अपनी महत्वाकांक्षी और कुछ लोग कहेंगे हास्यास्पद योजनाओं के लिए सुर्खियों में रहा है। मैं भी कहूंगा हास्यास्पद योजनाएं। सऊदी सरकार के पास काफी पैसा है और वो अर्थव्यवस्था को तेल से अलग करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है। राइज टावर आवासीय बिक्री, लीज, होटल बुकिंग और रिटेल से राजस्व कमाएगा, लेकिन क्या यह $20 अरब के निवेश को सही ठहरा सकेगा? हमें नहीं पता। अगर टावर में 5,000 फ्लैट्स हैं और हर एक की कीमत $1 मिलियन है, तो कुल $5 अरब बनते हैं। कमर्शियल रिटेल मिलाकर आमदनी 10-14 अरब डॉलर हो सकती है। यह निर्माण लागत का बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है, लेकिन संचालन लागत नहीं, जो काफी अधिक होगी। इस इमारत को चलाने के लिए हजारों कर्मचारी चाहिए। रखरखाव, सुरक्षा, सफाई, प्रशासन, सिर्फ ऊर्जा लागत ही सालाना करोड़ों डॉलर होगी। राइज टावर के साथ हमारे पास एक दीर्घकालिक निवेश होने वाला है, बहुत ही दीर्घकालिक, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह इमारत तुरंत महत्वपूर्ण रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सके। हालांकि एक और सवाल है, क्या यह इसके लायक है? इसके पक्ष में तर्क हैं। शहरी घनत्व पर्यावरण के लिए अच्छा है। एक जगह पर लोगों का एकत्रित होना फैलाव को कम करता है, खुले क्षेत्रों को संरक्षित करता है और फैलने की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल हो सकता है। राइज टावर जैसी इमारत एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में 50,000 लोगों को रख सकती है। आप कह सकते हैं कि यह कुशल है, लेकिन तभी जब यह सही काम करे। अगर इमारत सुरक्षित, कार्यात्मक और टिकाऊ है, इस पर संदेह के कई कारण हैं। एक तो इंजीनियरिंग अत्याधुनिक है, जो इस मामले में यह कहने का एक और तरीका है कि यह अभी तक सिद्ध नहीं है। सिस्टम जटिल है,
जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। और जब आप 2 किलोमीटर हवा में होते हैं तो अगर कुछ गलत होता है तो उसके परिणाम सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, बशर्ते जाहिर है कि ये पूरा हो जाए। राइज टावर 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर से दिखेगा। यह एक लैंडमार्क, टूरिस्ट आकर्षण और सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा का प्रतीक होगा। लोग इसे देखने दुनिया भर से आएंगे। डेवलपर्स मानते हैं कि इसकी नयापन, प्रतिष्ठा और हिम्मत लोगों को आकर्षित करेगी। शायद वे सही हैं। राइज टावर में रहना अधिकतर लोगों के लिए बहुत महंगा होगा। इसका मतलब यह है कि यह मुख्य रूप से अल्ट्रा अमीरों, कंपनियों, खर्चीले पर्यटकों और उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में एक रात भी ठहरने का दावा करना चाहते हैं। क्या ये जोखिम उठाने लायक हैं? हर मेगा प्रोजेक्ट साहसी काम का असली मतलब दिखाता है, लेकिन हर मेगा प्रोजेक्ट इस बात की भी एक बड़ी मिसाल है कि आप साहसी काम कुछ नुकसान के बिना नहीं कर सकते, जिनमें इंसानी जाने जाना और मौत तक शामिल है। राइज टावर जैसी ऊंची इमारत में अगर नींव, कोर या डैम्पिंग सिस्टम में गलती हो तो इमारत गिर सकती है। इंजीनियर कहते हैं कि असफलता की संभावना 1 मिलियन में 1 है, लेकिन फिर इतिहास इंजीनियरिंग की असफलताओं से भरा पड़ा है, जिससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये सच है। टकोमा नैरो ब्रिज, हयात रीजेंसी वॉकवे का ढहना और रोनेन पॉइंट अपार्टमेंट टावर जैसी घटनाएं हैं। इनमें से हर एक को सक्षम इंजीनियरों ने डिजाइन किया था, जिन्होंने सुरक्षा का वादा किया था। लेकिन इससे ये प्रोजेक्ट्स विनाशकारी रूप से असफल होने से नहीं रुके, लेकिन यह लगभग असंभव काम करने का ही एक हिस्सा है। निष्पक्ष रहें तो राइज टावर ने पिछली असफलताओं से सीखा है। डिजाइन में कई तरह की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं, ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरे काम संभाल लें। संरचना को जरूरत से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि ये उन भारों को भी संभाल सके जिनका इसे कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक और जोखिम है, वो है आतंकवाद। इतनी प्रतिष्ठित इमारत तो आसानी से निशाना बन सकती है। निश्चित रूप से उपाय होंगे, लेकिन क्या इतनी बड़ी इमारत को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है? यह तय प्रवेश बिंदु, लोग और असुविधाजनक कारक हैं। जिस बात का हमें यकीन हो सकता है वो ये है कि सुरक्षा इंसानी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बुर्ज खलीफा में की गई थी। और फिर एक ऐसा परिदृश्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर ये काम ही ना करे तो? अगर लिफ्ट बहुत धीमी हो, अगर इमारत का डोलना बहुत ज्यादा हो, अगर लोग वहां रहना पसंद ही ना करें, अगर संचालन लागत इतनी ज्यादा हो जाए कि ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य ही ना रहे तो ये इमारत एक सफेद हाथी बन सकती है और महत्वाकांक्षा की सीमाओं के बारे में एक चेतावनी बन सकती है, या फिर ये सफल भी हो सकती है। ये वही सब कुछ बन सकती है जिसका वादा डेवलपर्स कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का चमत्कार, फलता फूलता वर्टिकल सिटी, भविष्य की झलक। सच्चाई है, जब तक न बने पता नहीं चलेगा। अगर सब योजना अनुसार चला, और ऐसा शायद ही हो, इस टावर के 2030 तक आंशिक रूप से पूरा होने का अनुमान है और इसके पूरी तरह से 2060 तक ही पूरा होने की संभावना है। और आखिर में, अगर यह कामयाब होता है तो हमारे पास 2 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी। अगर नहीं हुआ तो हमें इंसानी सीमाओं के बारे में एक बहुत महंगा सबक मिलेगा। किसी भी तरह इसे देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सच तो यह है कि राइज टावर वास्तव में व्यावहारिकता के बारे में नहीं है। ये शहरी घनत्व की समस्याओं को हल करने या टिकाऊ वास्तुकला को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। ये तो बस तर्क हैं, ये असली वजह नहीं है। असली वजह तो और भी साधारण है। हम बस यह देखना चाहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।